मैं स्नेह कुमार पटेल प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में अपने डीलेड द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के कारण से आपका कोर्स पिछड़ रहा है, जिसके कारण से जो है CRT और माननीय हमारे प्रिंसिपल साहब के संयुक्त तत्वाधान से आप लोग का जो है ऑनलाइन स्टडी चैनल यूट्यूब पे शुरू किया गया है। तो अब संसाधन और तकनीकी के अभाव में थोड़ा सा ये मुश्किल हो रहा है, लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है कि आपका थोड़ा बहुत काम चलता है। तो हम आपको डीलेड द्वितीय सेमेस्टर में जो सामाजिक विषय है उसका जो राजनीति विज्ञान वाला भाग है उसमें पहला टॉपिक शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है संविधान। संविधान का अर्थ या उसकी अवधारणा। तो सबसे पहले आप छात्रों को ये पता होना चाहिए कि खाली संविधान का मतलब केवल लिखित पांडुलिपि दस्तावेज ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे छात्र जानते हैं कि जब हमारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बना या 50 में लागू हुआ, केवल वही संविधान जो लिखा गया है, लेकिन ऐसा गलत है। आपको हम आज यही बताना चाहते हैं कि संविधान का मतलब केवल जो हमारी 70 साल पहले लिखी गई पांडुलिपि दस्तावेज या संहिता, केवल वही संविधान नहीं, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जो संविधान के अंतर्गत समाहित है, संविधान के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है कि आपने देखा होगा कि समय समय पर व्यवस्थापिका द्वारा संविधान में संशोधन किए जाते हैं। तो संशोधन क्यों किए जाते हैं? संशोधन इसलिए किए जाते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो पूर्व में नहीं थी या अभी वर्तमान उनकी ज़रूरत है, जो नागरिकों के हित के लिए है, देश और समाज के हित के लिए है, उनको लागू किया जाना अनिवार्य है। इसीलिए संविधान में जो है उस चीज़ का संशोधन किया जाता है। तो संविधान में संशोधन करने के बाद हम उसको, उन कानूनों को संविधान के ढांचे में फिट करते हैं, या संविधान सम्मत जो संविधान संशोधन किया गया वो संविधान सम्मत है कि नहीं है, इसका हमें आकलन करते हैं। तो थोड़ा सा इसके पहले हम आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहते हैं, तब पॉइंट पर आते हैं कि वास्तव में आपने सुना होगा कि व्यवहार में संविधान क्या है, विधान क्या है, कानून क्या है। सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो लेक्चर होगा इसमें बहुत सारे संविधान शब्द आएगा, विधान शब्द आएगा, कानून शब्द आएगा, परिणय शब्द आएगा, तो इन सब चीज़ों से पहले आपको समझ लेना। तो अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान एक और कहें कि संविधान एक सर्वश्रेष्ठ संहिता है, या संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा हम राज्य में शासक के अधिकारों एवं शासितों के अधिकारों के बीच सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो सबसे ऊपर है संविधान, उसके नीचे है कानून। तो कानून का मतलब कि जो व्यवस्थापिका द्वारा नियम कानून बनाए जाते हैं वर्तमान में, और उन व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को हम संविधान की ढांचा में रखते हैं। क्या वो संविधान सम्मत है या नहीं, तभी वो संविधान कहलाता है। और फिर उन नियमों को बनाए, उन कानूनों को लागू करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ गाइडलाइन की जाती है, जिसे हम नियम कहते हैं। अर्थात सबसे निचले का पायदान पर है नियम, फिर कानून और फिर संविधान। कानून को विधान भी कहा जाता है और नियम को परिनियम भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले कानून के द्वारा जो व्यवस्थाएं की जाती हैं उसको संविधान सम्मत होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे कि वास्तव में संविधान में क्या क्या चीज़ें समाहित हैं। तो पहला हमने बताया कि समय समय पर व्यवस्थापिका द्वारा जो चीज़ें जो है संशोधित की जाती हैं, जो वर्तमान में लागू की जाना चाहिए देश और समाज के हित लिए, नागरिकों के हित के लिए या व्यक्तियों के हित के लिए, तो उस चीज़ को हम संविधान संशोधन करके उसको संविधान के ढांचे में रखते हैं। अगर वो संविधान सम्मत होता है तो वो संविधान के अंतर्गत माना जाता है। तो पहला जो पॉइंट है कि संविधान एक सर्वश्रेष्ठ संहिता है, एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है। दूसरा आता है कि जो संविधान संशोधन होता है वो भी जो है संविधान के अंतर्गत आता है। तीसरा आता है कि आपने देखा होगा कि जब व्यवस्थापिका द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या कोई कानून लेके आता है तो उसको जो है
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परखा जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय उसी कसौटी पर, संविधान कसौटी उसको परखती है कि वास्तव में संविधान जो बनाया गया है वो राज्य या समाज के हित के लिए नहीं है, किसी का हित प्रभावित नहीं हो रहा है। जब उसको उस पर जो है जुडिशरी द्वारा या न्यायपालिका न्यायाधीशों द्वारा उसको डिसाइड किया जाता है या उस पर डिफाइन किया जाता है, निर्णय दिए जाते हैं, तो उसको संविधान की कसौटी पर फिट किया जाता है, संविधान की कसौटी में रखा जाता है, तो वो भी संविधान के हिस्से में माने जाते हैं। तो तीसरा क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश या निर्णय भी संविधान के अंतर्गत माने जाते हैं। चौथा पॉइंट से आपने देखा होगा कि इस संविधान या नियम कानून या हमारे यहाँ चूँकि संविधान में बहुत सारी ऐसी क्लिष्ट भाषा शब्दों का उपयोग किया गया है जिसको कि आम जनमानस या शिक्षित वर्ग भी समझ नहीं पाता, तो उस समय पर उन क्लिष्ट शब्दों को या उन नियम कानूनों को व्याख्या के तौर पर बहुत सारे विधि विशेषज्ञ कुछ पुस्तकें लिखते हैं, कुछ टीकाएं लिखते हैं, कुछ भाष्य लिखते हैं। तो कह सकते हैं कि जो है चौथा जो पॉइंट है वो विधि विशेषज्ञों द्वारा जो भाष्य लिखी गई हैं, जो टीकाएं लिखी गई हैं, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, वो भी हमारे संविधान के अंतर्गत मानी जाती हैं। पांचवा बहुत जो इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारी चीज़ें संविधान में लिखी ही नहीं गई हैं और जो समय के जैसे रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, जिसे हम अभी समय कहते हैं, आपको कस्टम कहते हैं, वो भी संविधान के हिस्से में या संविधान के अंतर्गत मानी जाती हैं। तो बात अभी तक आपने देखा कि संविधान क्या है, संविधान में क्या लिखा, संविधान एक पुस्तक का ही नाम नहीं है, संविधान में और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो भी संविधान के हिस्से में आती हैं। अब बात आती है कि संविधान है क्या, संविधान पढ़ के हमको क्या मिलता है या संविधान से हम क्या सीखते हैं। तो चाहे वो राजनीति का स्टूडेंट हो या जो सामाजिक विषय के स्टूडेंट या कोई भी स्टूडेंट हो, सभी को लिए जानना जरूरी है कि संविधान में क्या क्या फ्रेमवर्क है या संविधान में क्या क्या चीज़ें निहित हैं, जिसके लिए संविधान जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान में जो होता है वो हमारे राज्य की प्रकृति बताती है। पहला पॉइंट, राज्य की प्रकृति या राज्य की संरचना। राज्य की संरचना आपने देखा होगा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, कोई साम्यवादी राष्ट्र है, कोई लोकतांत्रिक राज्य है, कोई गणतंत्रात्मक राज्य है, कोई जो है स्वच्छाचारी शासन है, कोई साम्यवादी, अर्थात राज्य की संरचना कैसे है, संसदात्मक है, गणतंत्रात्मक है, अध्यक्षात्मक है, एकात्मक है, कैसे है, राज्य की प्रकृति या राज्य की संरचना कैसे है। यह चीज़ें, इस चीज़ का पता उस देश के संविधान के से पता चलता है कि उस देश की व्यवस्था कैसे या राज्य की कैसे है, लोकतांत्रिक है, साम्यवादी है, राजतंत्रात्मक है, कैसे है। दूसरा, सरकार की संरचना। आपने देखा होगा कि सरकारें, आपने अध्यक्षात्मक सरकारें पढ़ा होगा, संसदात्मक सरकारें पढ़ा होगा, जहाँ की प्रधानमंत्री सरकार भी कहते हैं, अध्यक्षता सरकार को राष्ट्रपति सरकार भी कहते हैं। इसके अलावा एकात्मक शासन प्रणाली है जो है, और संघात्मक शासन प्रणाली है, एकात्मक व्यवस्था है, जैसे चाइना में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, हमारे यहाँ संस्थात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था है, कनाडा में हुआ। तो सरकारें कैसी हैं, एकात्मक हैं, संघात्मक है, अध्यक्षात्मक है, संस्थात्मक है। तीसरी बात जो आती है वो आती है कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में 3 महत्वपूर्ण हैं भारत सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जब विधायिका जो कानून बनाती है, उन कानून बनाने का उसका दायरा क्या है, कानूनों कैसे बनाती है, उसका गठन कैसे होता है, व्यवस्थापिका का। एक सदन है कि द्विसदनीय व्यवस्था का है, कहीं कहीं देखा हो कि राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है, एक सदनात्मक व्यवस्था राज्यों में है, क्योंकि हमारे जो भारत सरकार में, जो केंद्र सरकार में द्विसदनात्मक व्यवस्था है, तो उसके बारे में सदनों का निर्माण कैसे होता है, व्यवस्थापिका कानून कैसे बनाती है, उनके चुनाव कैसे होता है, ये सब चीज़ें जो है संविधान से हमें जानकारी मिलती है, संविधान में इसका स्पष्ट प्रावधान किया गया है। दूसरी बात आती है कार्यपालिका की।
कार्यपालिका मतलब सरकार। सरकार का गठन कैसे होता है, उसके कार्यकाल क्या होते हैं, उनमें उनकी सरकार के जो पदाधिकारी होते हैं उनका योग्यता कैसे होती है, उनका संचालन कैसे होता है, ये सब चीज़ें भी हमें संविधान के माध्यम से जानकारी मिलती है। तीसरी बात आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका गठन कैसे होता है, न्यायपालिका एकाधी है कि दोहरी है, न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायपालिका कौन है, उसके कार्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको संविधान से मिलती है। चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि संविधान से ही राज्य को शक्ति मिलती है और नागरिकों को मिलती है। अर्थात नागरिकों में क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, राज्य के क्या अधिकार है, राज्य के क्या कर्तव्य है। अर्थात नागरिकों और राज्य में आपस में सामंजस्य बैठाना या आपस में जो सामंजस्य है, जो व्यवस्था सही चलती रहे, उसका भी उल्लेख संविधान के माध्यम से किया गया है। जो पांचवी महत्वपूर्ण बात ये है कि आपने देखा होगा कि संविधान से ही लोगों को अधिकार मिलता है, क्योंकि व्यक्ति अधिकार चाहता है और राज्य होता है शक्ति का प्रतीक है। तो जब राज्य शक्ति का प्रतीक है तो बहुत सारे पाबंदियां लगाता है राज्य नागरिकों के ऊपर, और नागरिक अधिकार चाहता है, स्वतंत्रता चाहता है। तो दोनों में अपने अपनी शक्तियों का जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, जो बंधन है, जिसकी जो सीमित अधिकार दिए गए, वो जो है संविधान के द्वारा ही मिले गए हैं। अभी तक आपने देखा कि संविधान में केवल संविधान की पांडुलिपि ही नहीं, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा बनाई, केवल वही संविधान नहीं है, बल्कि संविधान में बहुत सारी चीज़ें जुड़ी है, चाहे वो न्यायिक निर्णय हो या संविधान संशोधन हो या भाष्य हो, पुस्तिकाएं हो, टीकाएं हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो, अभिसमय हो, ये सब चीज़ें संविधान के अंतर्गत मानी जाती है। संविधान के द्वारा हमें क्या क्या मिलता है, राज्य की संरचना कैसी है, सरकार की संरचना कैसी है, व्यवस्थापिका कैसे गठित होती है, कार्यपालिका कैसे गठित होती है, न्यायपालिका क्या अधिकार क्षेत्र है, व्यक्ति को क्या ऐसे अधिकार कहाँ से मिले हैं, राज्य को अधिकार कहाँ से मिले हैं, दोनों में कैसे शक्तियाँ सीमित रहती हैं, ये सब चीज़ें संविधान से मिलती है। अब बात आती है कि संविधान कैसे बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। आपने देखा कि सब चीज़ पढ़ा कि संविधान में क्या चीज़ें वर्णित हैं, कैसे क्या मिला है, संविधान में क्या क्या है, संविधान में और क्या चीज़ें गिनी जाती हैं, लेकिन संविधान की जरूरत पड़ी ही क्यों। आपने देखा होगा कि बहुत सारे इतिहास में पढ़ा अपने कि जब राज्य नहीं था, आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूनानी दार्शनिकों, चाहे हाब्स हुए, लाक हुए, रूसे हुए, प्लेटो हुए, अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ति की बात कही। तो राज्य की उत्पत्ति में एक जो सर्वमान्य सिद्धांत था, विकासवादी सिद्धांत, कहने मतलब राज्य का विकास हुआ है। तो राज्य का विकास का मतलब यहाँ ये है कि सबसे पहले आदमी व्यक्ति था, व्यक्ति ने समाज, व्यक्तियों से समाज बना और समाज से राज्य हुआ है। तो जब व्यक्ति आपस में समाज का निर्माण किया तो समाज में बहुत सारे व्यक्ति रहते थे, उनमें आपस में अपने अधिकार को लेकर, स्वतंत्रता के लेकर बहुत सारे विवाद हुए, और उन विवादों का निपटारा करके आपस समझौते द्वारा उन्होंने अपने सारी शक्तियाँ जो राज्य को दे दी। तो राज्य को संपूर्णता संपन्न बना दिया कि सर्वोच्च पावर ऑफ अथॉरिटी, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया, एब्सोल्यूट पावर दे दिया। तो जब किसी को एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है तो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है या राज्य निरंकुश आता है। तो जब ऐसे कंडीशन में जब सर्वोच्च पावर राज्य को मिल गई, संपूर्णता संपन्न बना दिया गया, तो उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो जब शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो जो नागरिक थे, जो व्यक्ति थे, उन पर राज करने लगा। तो उनको लगा कि हमने राज्य को बनाया और राज्य हमारे ऊपर शासन करने लगता। तो आपस में एक समझौता हुआ, आपस में कुछ नियम कानून बने, तो जिसमें कहा गया कि व्यक्ति और राज्य में टकराव ना हो, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी बने रहे, उसके अधिकार भी बने रहे और राज्य की सत्ता भी बने रहे, क्योंकि राज्य शक्ति का प्रतीक है, व्यक्ति स्वतंत्रता और अधिकार का प्रतीक है। तो दोनों में आपस में सिस्टम सही चलता रहे, दोनों एक दूसरे के दायरे में काम करें, एक दो अपने दायरे में काम करते रहे, आपस में कोई टकराव ना हो, समाज सही रूप से चलता रहे इसी दिशा में और लोगों का हित भी उसमें रहे। ऐसे कंडीशन में संविधान की अवधारणा उदित हुई। तो जो उसके लिए राज्य के नियम बनाए गए,
लोगों के अधिकार दिए गए, लोगों के कर्तव्य डिसाइड किए गए, कुछ कानून बनाए गए, उसी को हम कहते हैं संविधान। तो बच्चों, अब आपको ये समझ आ गया कि संविधान की आवश्यकता कैसे पड़ी, नियम, कानून, विधान, परिनियम, संविधान क्या होता है, संविधान में क्या क्या चीज़ें निहित होती हैं, और संविधान के द्वारा राज्य में किसको क्या कैसे गठन किया गया, किसको कैसे अधिकार मिला है, वो सब चीज़ें संविधान में है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि संविधान जो है कोई एक दिन की उत्पत्ति नहीं, संविधान गतिशील होता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन होता रहता है, और संविधान एक कोई थैला या कोई पांडुलिपि नहीं कि जिसके द्वारा ही संपूर्ण चीज़ें उसमें नहीं थी, बल्कि उसमें समय समय के साथ परिवर्तन होता रहना चाहिए। ठीक, तो छात्रों, आज का हमारा क्लास अब समाप्त हो रहा है। आगे हम आपका नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, इसमें आपका अगला टॉपिक होगा। थैंक यू।